नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों मैं कल्पना हूँ। आज आप सभी को पता ही होगा कि दीपावली है, तो आप सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन की, जो कैसे उनका विवाद शुरू हुआ और इसमें सच्चाई क्या है। तो बात करेंगे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद फिर से गहरा हो चुका है। कहा जा रहा है कि हमास ने इजराइल के ऊपर कुल 5000 रॉकेटों से हमला किया है। इस घटना के बाद इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड स्टेट ऑफ वार अलर्ट की घोषणा कर दी है। दोस्तों अब बात करेंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध का कारण क्या है। इनका विवाद काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए और मतभेद को खत्म करने के लिए कई बार समझौते हुए हैं, पर निष्कर्ष कुछ खास नहीं निकला। अब बात करेंगे दोस्तों, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मतभेद की शुरुआत ऑटोमन साम्राज्य के खत्म होने के साथ हुई थी। इस दौरान पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद व्यापक प्रभाव देखा जा रहा था। कई देश टुकड़े टुकड़े में बटे थे। राष्ट्रवाद की लहर इन्हें एक कर रही थी। इटली और जर्मनी जैसे देश राष्ट्रवाद के नाम पर एक ही हो रहे थे। इसका प्रभाव यहूदियों के बीच भी देखने को मिला। राष्ट्रवाद की भावना यहूदी लोगों के बीच भी जगी थी। उन्हें अपने पवित्र स्थान पर दोबारा जाकर बसने की लालसा उठी हुई थी। वहीं बात करें दोस्तों, तो यहीं से ज़ियोनिस्ट आंदोलन की शुरुआत होती है। 19वीं शताब्दी से यहूदियों की यह पवित्र भूमि फिलिस्तीन के नाम से जानी जाती। इस दौरान पूरे यूरोप में यहूदी बिखरे हुए थे। उनके पास यूरोप में काफ़ी शोषण होता था। ज़ियोनिस्ट आंदोलन के दौरान शुरुआत में छोटे स्तर पर यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन की ओर हुआ था। इसके बाद आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर। 1917 में बेलफोर डिक्लेरेशन आया। कई लोगों का मानना है कि बेलफोर डिक्लेरेशन वह प्रमुख वजह थी जिसमें इजराइल फिलिस्तीन मतभेद को जन्म दिया। वही बात करें दोस्तों, तो बेलफोर डिक्लेरेशन की तो 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ऑटोमन साम्राज्य हारने की कगार पर था, उस समय ब्रिटेन के विदेश मंत्री सर आर्थर बेलफोर ने एक डिक्लेरेशन जारी किया। इस डिक्लेरेशन में यह इंगित किया गया कि ब्रिटेन यहूदियों को उनके पवित्र भूमि फिलिस्तीन देगा और वहां उनका पुनर्वास करवाएगा। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन के चुपके से फ्रांस और रूस के साथ साइकस पिकॉट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। इसके अंतर्गत उसने पूरे मध्य पूर्व को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया और तय किया कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सा देश किस हिस्से में जाएगा। इसमें उसने फिलिस्तीन को अपने हिस्से में रखा, सीरिया और जॉर्डन फ्रांस को दिया। वहीं तुर्की का कुछ हिस्सा के पास गया और एक तरफ ब्रिटेन ने सामूहिक तौर पर यह कहा कि फिलिस्तीन हम यहूदियों को देंगे। वहीं दूसरी ओर उसने गुपचुप तरीके से साइकस पिको एग्रीमेंट के तहत यह हिस्सा अपने पास रख लिया था। और बात करें दोस्तों, तो प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऑटोमन साम्राज्य की हार हो चुकी थी। फिलिस्तीन में ब्रिटिश शासनकाल की शुरुआत हो चुकी थी। बेलफोर डिक्लेरेशन के कारण भारी मात्रा में यहूदियों का पलायन फिलिस्तीन में हो रहा था। इस दौरान यहाँ पर यहूदियों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी थी। और बात करें दोस्तों, तो फिलिस्तीन में जो यहूदियों पलायन करके आ रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे यहूदियों का फिलिस्तीन में विस्तार होने लगा। जब यहूदियों में फिलिस्तीनियों ने ज़मीन खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो यहूदियों का फिलिस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। अब यहूदियों ने अरब फिलिस्तीनों से ज़मीन खरीदने की दर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ा दी। यहूदियों का फिलिस्तीन में व्यापक विस्तार होने लगा था। वहीं बात करें दोस्तों, तो फिलिस्तीन में अपना प्रभुत्व मजबूत करने के बाद उन्होंने अरब फिलिस्तीनियों को भगाना शुरू कर दिया। इसके कारण 1936 में अरब फिलिस्तीनियों ने विद्रोह कर दिया। इसे दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों सेना की मदद ली। बाद में अरब फिलिस्तीनियों को शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहूदी माइग्रेशन पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। इसके चलते यहूदी लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो गए, छुप छुप कर उन पर गुरिल्ला का हमला करने लगे थे। वही बात करें दोस्तों, तो इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हिटलर के शासनकाल अंतर्गत पूरे यूरोप में भयंकर स्तर पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। करीब 42 लाख यहूदियों से गैस चैम्बर में डालकर मार दिया गया। यूरोप में रह रहे यहूदियों को महसूस हुआ कि फिलिस्तीन के अलावा कहीं और कोई और जगह नहीं है, यहाँ यहूदी सुरक्षित नहीं है। और बात करें दोस्तों, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आता। वहीं दूसरी तरफ यहूदी और अरब के लोग बीच का मतभेद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ब्रिटेन इस मसले को हल करने में सक्षम नहीं था, इसलिए अपने यह मसला संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया। इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ वोटिंग हुई। नतीजा निकला कि जहां यहूदियों की संख्या ज़्यादा उन्हें इजराइल दिया जाएगा, वहीं जिस जगह पर अरब बहुसंख्यक है वहां फिलिस्तीन लिया जाएगा। वहीं बात करें दोस्तों, तो तीसरा था यरूशलेम। इसे लेकर काफ़ी मतभेद थे। यहाँ काफ़ी आबादी यहूदी थी और काफ़ी आबादी मुस्लिम। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने फैसले में कहा कि इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण लागू होगा। वही बात करें दोस्तों, तो अरब इजराइल युद्ध 1948 से 49 के बीच चला था।
यूएन के फैसले के फौरन बाद नवनिर्मित इजरायल के पड़ोसी देश इजिप्ट, सीरिया, इराक और जॉर्डन ने उस पर हमला बोल दिया। इस युद्ध में इजरायल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। इस लड़ाई के बाद जॉर्डन के पास फिलिस्तीन के पूरे वेस्ट बैंक का नियंत्रण आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का, वहीं थोड़ी बहुत जगह फिलिस्तीन की बची थी, उस पर इजरायल ने कब्जा कर लिया। इस युद्ध के कारण फिलिस्तीन का अस्तित्व न के बराबर हो गया। युद्ध में इजरायल ने फिलिस्तीन के 50% हिस्सों में कब्जा कर लिया था। इस युद्ध की वजह से लगभग 7 लाख अरब फिलिस्तीन को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा। और बात करें दोस्तों तो 1967 के युद्ध का, तो अरब इजरायल युद्ध के बाद इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने 1967 में दोबारा इजरायल पर हमला करने का योजना बनाया था। उनके इस हमले में पहले ही इजरायल ने इन तीनों देशों पर हमला बोल दिया। हमले में तीनों देश को काफ़ी नुकसान हुआ। इस युद्ध में इजरायल ने सीरिया से गोलन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप और सीनाई से पेंसुला, जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। बाद में कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कारण इजरायल को सीनाई पेंसुला, इजिप्ट को वापस करना पड़ा। उधर दूसरी तरफ इजरायल के पास पूरी फिलिस्तीन कब्जे में था। इस युद्ध को सीक्रेट वार के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें दोस्तों तो ओस्लो अवार्ड समझौता 1993 में हुआ था। इजरायल का फिलिस्तीन पर पूरा नियंत्रण हो चुका था। इसके बाद फिलिस्तीनी लोग वेस्ट बैंक पर बढ़ रहे थे। इजरायली सैन्यकरण दमनकारी नीतियों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए थे। इसी कड़ी में यासिर अराफत ने एक संगठन की शुरुआत की जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था। इस संगठन ने कई छोट मोट बमबारी करी, विदेशों में स्थापित इजरायली एम्बेसी पर हमला किया, इजरायल के कई विमान हाईजैक किए। इस दौरान इस देश में हिंसा बढ़ने लगी थी। और बात करें दोस्तों तो तत्पश्चात एक बहुत बड़ा परिवर्तनकारी दौर आता है। दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए 1993 में ओस्लो एकॉर्ड समझौता, इसमें यह निर्णय लिया गया कि फिलिस्तीन इजरायल को एक अंतर्राष्ट्रीय देश के रूप में स्वीकार करेगा। वहीं दूसरी ओर इजरायल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों को प्रतिनिधि माना। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया कि फिलिस्तीन सरकार वेस्ट बैंक में गाजा स्ट्रिप को लोकतांत्रिक ढंग से नियंत्रित करेगी। इस समझौते के लिए इजरायल के स्टॉक रोवन फिलिस्तीन के यासिर अराफत के शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और बात करें दोस्तों तो गौरतलब बात यह है कि समझौता 5 साल के लिए किया गया था। इसके बाद दोबारा शांति समझौते के लिए कैंप डेविड 2 2000 में इजरायल और फिलिस्तीन के एक मंच पर आए थे। दोनों देशों के बीच इस समझौते में कोई खास सहमति नहीं बन पाई। इसके चलते यह शांति समझौता टूट गया। तब से लेकर आज तक दोनों देशों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई है। दोनों देशों के बीच दोबारा मतभेदों की शुरुआत अब होती है जब कैंप डेविड समझौते के फौरन बाद इजरायली राष्ट्रपति यहूद बरा के फिलिस्तीन सीमा में 1000 सैनिकों के साथ टेम्प माउंट पर आ जाते हैं। इस कारण फिलिस्तीनी लोगों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। नतीजतन दोबारा हिंसक झड़पों की शुरुआत हो जाती है। यह हिंसक गतिविधियां पहले के मुकाबले ज़्यादा उग्र थी। इसमें 1000 यहूदियों की जान जाने लगी थी, तो वहीं 3200 फिलिस्तीनियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। यह घटनाक्रम सन 2000 से लेकर 2005 तक का है। इस बाद 2005 में इजरायल ने अपनी नीतियों में कई बड़े बदलाव किए। उसमें गाजा ने अपने 8000 सैनिकों को हटा दिया। और बात करें दोस्तों तो हमास का उत्थान की, तो फिलिस्तीन में हमास पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी संगठन की संज्ञा दी जाती है। राजनीति पार्टी का गाजा में उद्भव होता है। वहीं दूसरी ओर पीएलओ से जुड़ी पार्टी फतह हमास को सरकार में लेने से मना कर देती है। इसके बाद 2007 में हमास का पूरी तरह गाजा पर नियंत्रण हो जाता है। इस कारण फतह को वहां से जाना पड़ता है। हमास के उत्थान से फिलिस्तीन की राजनीति में दोहरीकरण आता है। पहले केवल एक ही पार्टी पीएलओ थे। फिलिस्तीन के इन दोनों देश पार्टियों में विचारधारा एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। इस कारण दोनों देशों के बीच मतभेद और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बात करें दोस्तों तो हमास गाजा पट्टी में राइट विंग विचारधारात्मक पार्टी है। उग्र राष्ट्रवाद के नशे में हमास गाजा पट्टी से इजरायल पर खतरनाक रॉकेटों से हमले करता है। इस हमले में अब तक इजरायल के कई नागरिकों की भी जान जली गई थी। इस दौरान इजरायल ने गाजा को पूरी तरह से लॉक कर रखा है। इजरायल का कहना है कि ईरान जैसे देश में गाजा इजिप्ट के रास्ते हथियारों से सप्लाई करते हैं ताकि हमारे देश की अखंडता को तोड़ा जा सके। और बात करें दोस्तों तो इजरायल द्वारा गाजा पट्टी ब्लॉकलेट को किए जाने से गाजा की हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। बेरोजगारी दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। बिजली पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। यही स्थिति आज भी है। हाल ही में अमेरिका ने इजरायल को फिलिस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए पीस प्लान लेकर आया था। इसे फिलिस्तीन ने स्वीकार कर दिया। वहीं अब दोबारा इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसक झड़पें ही हो ही रही है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।